इसमें तो ये भी साबित होता है कि कत्ल आपने किया है। जी सर, मैं अपने हिस्से की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो मुजरिम हैं, इन्हें खुलेआम नहीं घूमने दे सकता। ठीक है, वैसे अगर आपने केस में चाहें तो डेथ की ऑफ़र कर सकते हैं। इन्हें आप कन्विंस कीजिएगा। ओके, आई विल ट्राई, लेकिन आपको आपके जुर्म की सज़ा भी मिलेगी। जी, मैं जानता हूँ वो कुछ डिप्रेस था। सूरत-ए-हाल इस तरह ख़राब हो जाएगी एकदम से, किसी को भी नहीं पता था। वो कितने खुश थे, ये नज़र ही लग गई थी। अशवे और अबान की अलग टेंशन थी। कुछ देर बाद वहाँ दानिया आई थी अपने वकील के साथ। हसाम के आईब्रो तने, मुझे कंप्लेंट करनी है अपने बाप के कत्ल की। कुर्सी घसीट के बैठते वो हसाम को देख रही थी। इसका अंदाज ऐसा था कि हसाम ने बमुश्किल सब्र के घूंट पिए थे। साहिब को मोबाइल ला के दो, कुछ लिख के उसने हसाम की तरफ बढ़ाया। फिर पास खड़ी कांस्टेबल से कहा, मैं सर मोबाइल चलेगी। जी बीबी, शुरू करें। आप कंप्लेंट लिखें वो तो मैं लिख लूँगा, लेकिन इससे पहले आपको एक ऑफ़र करता हूँ। हसाम पेपर पढ़ रहा था। मुझे किसी भी किस्म की ऑफ़र नहीं चाहिए। मुझे कत्ल का बदला कत्ल चाहिए। देखें बीबी, अगर आप कत्ल के बदले कत्ल चाहती हैं तो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब आपने रिश्वत ले ली होगी। इनसे ज़ुबान संभाल के बात कीजिए। अगर कत्ल के बदले कत्ल करना है तो फिर ये किसी भी सज़ा के मुस्तहिक नहीं होते। इन्होंने अपने बाप के कातिल को मारा है। अब मुस्कुराने की बारी हसाम की थी। आप मुझे कानून मत सिखाएं। अगर कत्ल बाप ने किया है तो बेटा सज़ा क्यों दे रहा है? कानून देना जैसे आपकी मर्ज़ी। कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएंगी तो होश ठिकाने आ जाएगा। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो कहा है करें बीबी। पहले तो ये कागज़ात कोर्ट को पेश की जाएंगी। उनकी तहकीक वो अपने मुताबिक करेंगे। फिर आगे आप यहाँ सज़ा के मुस्तहिक हुई तो जेल के लिए आपको भी आना पड़ेगा। और एक बात, इंस्पेक्टर आगे नहीं करवा सकता, मेरे वकील करवाएगा कंप्लेंट। जी मैडम, उन्होंने देखा नहीं है। नहीं ना साहब, हमीद साहब करवाएंगे। वो चिल्ला उठी, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। सामने कंधे झुकाए, क्योंकि वो जानता था कि हमीद साहब कभी भी उसके खिलाफ गवाही नहीं देंगे। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं आप तहम्मुल से बात सुन लें। मेरी कंप्लेंट लिखना और करवाना आसान होता है। इसके बाद जो होगा वो आपके लिए हसाम साहब से कहीं ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर सकता है। दूसरी सूरत ये है कि आप खून बहा यानी डेथ कर लें। हरगिज़ नहीं, मैं इसे फांसी के फंदे तक लेके जाऊंगी। ठीक है, उन्हें हवालात में रखो। 24 घंटे में इनके पेपर्स कोर्ट में पेश किए जाएंगे। हवलदार को इशारा किया। मुझे क्यों? वो खड़ी हुई। क्योंकि आपने चोरी की है। आपके पास कोई सबूत नहीं है? सबूत ये रहा। पेन सामने लहराया। इसमें आप और आपके वाला साहब दोनों ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। ये काफ़ी होगा मेरे ख्याल में। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें हसाम शेख। वो भूल चुकी थी कि कहाँ खड़ी है। मैडम, खामोशी से अंदर जाएं। ये धमकियाँ आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। इसके जाने के बाद वो हसाम की तरफ घूमा। आपको भी 24 घंटों के लिए जेल में रखा जाएगा। फिर इसके बाद जो कोर्ट का फैसला हुआ। ओके, आप अभी अपने वकील से बात कर सकते हैं। मोबाइल उसे पकड़ाया। फिर हसाम ने रफ़ाकत को कॉल करके सारा मामला समझाया। वो भी अभी आने के लिए तैयार था, लेकिन हसाम ने उसे सुबह आने का कहा। वो रात हसाम ने हवालात में गुजारी थी। उन्हें कुछ पता ही नहीं था साथ वाले घर में क्या हो रहा था। अगले दिन परवशा बेगम खुद आयशा से मिलने आई थी। वहाँ अश्वे को देख के उन्हें हैरत हुई। ये कब आई है? हाल चाल पूछने के बाद पूछा, कल सुबह, आयशा ने जवाब दिया। उन्हें लग रहा था जैसे वो टोल लेने के लिए आई हूँ कि अश्वे किस हालत में है। रहने के लिए आई है? परवशा ने ऐसे ही पूछा। हाँ, कुछ दिन रुकेगी, वो मुख्तसर जवाब दे रही थी। अच्छा अच्छा, शोर छोड़ के गया है? नहीं, हमीद साहब लेके आए हैं। अच्छा चलो सही है, माँ बाप से मिल लेगी तो। आपको कुछ काम था? उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अश्वे की भी तबीयत ठीक नहीं थी। अबान रीस के साथ बाहर गया था। हमीद साहब थाने अस्साम के लिए खाना लेके गए थे। नहीं, मैं बस ऐसे ही। उन्हें बात करने में इतनी दिक्कत हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कैसे शुरू करें। ऊपर से आयशा का स्पाट अंदाज। मामा, अश्वे को थाने बुलाया है। रीस अपनी जून में अंदर आया था। थाने? खैरियत है? पलवशा के कान खड़े हुए। आयशा रीस को देख के रह गई। मजबूरन आयशा को सारी बात बतानी पड़ी। पता नहीं कैसे लोग दूसरों को तकलीफ दे लेते हैं। उनके दुख में शरीक होना चाहिए। तुम अश्वे से कहो तैयार हो, साथ चलूंगी। तबीयत नहीं सही उसकी। हाय, क्या हुआ उसकी तबीयत को? कुछ नहीं, बस। इसलिए ये बताते हुए आयशा के दिल में ठंड पड़ी। मुबारक हो, फिर तो शुक्रिया। इतनी देर में अश्वे चादर लिए बाहर आई। आपा, फिर हम चलते हैं। आप अगर बैठना चाहें तो। मैं अकेली क्या करूँगी? मैं भी चलती हूँ घर। इज़्ज़त अकेली है? रीस टैक्सी लेने के लिए बाहर निकल रहा था। इज़्ज़त के नाम पे हुक सी उठी। उसके मुतल्लिक फ़िलहाल कोई बातचीत ही नहीं। राब्ता दोबारा इज़्ज़त से हुआ ही नहीं था। थोड़ी देर में टैक्सी आई तो अश्वे और आयशा चली गई। घर ही थे। वहाँ अश्वे की हसाम से मुलाकात भी हुई थी। हसाम के वकील ने अश्वे से सारे मामलात क्लियर किए थे। हमीद ने तमाम बातें जो उन्हें मालूम थी बता दी। उनके कागजात कोर्ट में जमा करवा दिए गए थे।
5 तारीख को पहली पेशी थी, उन्हें आने में देर हो गई थी। आज पहली हेयरिंग थी। सामने ही हमीद साहब खड़े उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। अंदर पहुंचने तक वो इन्हें मैन बातें समझाते गए। कोर्ट के अंदर बहुत कम लोग थे। वो तुमसे पूछेंगे फ़ाइज़ के बारे में। तुमने कहना है कि वो सब कुछ तुम्हारे नाम है। बस एक जो न्यू फैक्ट्री है वो असाम के नाम थी। ठीक है। इसके कंधे पे हाथ रखे वो चल रहे थे। और नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना। बाबा वो असाम को छोड़ तो देंगे ना? वो खौफज़दा थी। हाँ हाँ, वो भी हमारे साथ ही जाएगा, उसे तसल्ली दी। बस हमें दानिया को डेथ के लिए कन्विंस करना होगा। वो ना मानी तो? आयशा ने उन्हें देखा। यही तो मसला है, वो मान नहीं रही। वो लोग रूम में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम। सामने ही जज साहब बैठे थे। एक तरफ असाम कुर्सी पर बैठा हुआ था और दूसरी तरफ तानिया पर चोरी का केस था जो पहले हल करना था। उसके लिए आज हेयरिंग थी। असाम को देख के दिल धड़का। वो परेशान नहीं था तो उसे भी नहीं होना चाहिए। गहरी सांस लेते दूसरी तरफ मुड़ी। बैठे कुर्सियों की तरफ इशारा करते। कौन? जज ने कहा। अश्वे कौन? अश्वे ने गर्दन हिलाई। ओके, यहाँ आए, आपसे कुछ आपने इनका जवाब देना है। विटनेस बॉक्स की तरफ इशारा किया। ओके। वो चलते हुए इसके अंदर आए। प्रोसिक्यूटर ने उसके सामने गिलाफ में लिपटा कुरान रखा। हाथ रख के कहें, जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। उसने हाथ रखते दोहराया, जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है। प्रोसिक्यूटर ने साथ खड़े ऑफिसर को कुरान पढ़ाया। चलते शुरू करते हैं। वहाँ चंद लोग ही मौजूद थे जो उन्हें देख रहे थे। क्या आप असाम शेख को जानती हैं? जी, वो मेरे शौहर हैं। आपके पास निकाहनामा मौजूद है? उसने बाबा को देखा क्योंकि उसके पास नहीं था। अमीर ने हाँ का इशारा दिया। जी मौजूद है। ओके, क्या आप दिखा सकती हैं? ये रही फाइल। डिफेंडेंट वकील ने निकाहनामे वाली फाइल निकाल के जज साहब के टेबल पे रखी, जो उन्होंने उठा के देखी। ठीक है, आप शुरू करें। देखने के बाद प्रोसिक्यूटर को इशारा किया तो जी, आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ? फाइल जज साहब से ली। 7 माह। अश्विन ने जवाब दिया। आपका एक बेटा भी है? 7 माह में शादी से पहले ही बच्चे? वो हंसा। जी नहीं सर, वो मेरा नहीं, मेरे शोहर यानी हसाम शेख का बेटा है, पहली वाइफ से। अश्विन ने तहम्मुल से जवाब दिया। उसे पहले ही पापा ने बता दिया था वो कुछ भी किस्म के सवालात पूछ सकते हैं। उसने नावल भी पढ़ा था, नावल जिसमें हुसैन यूसुफ से किस तरह के सवालात किए गए थे। एक है उनका बेटा, क्या नाम है? अबान। हाँ अबान उनकी पहली वाइफ से है। तो उन्होंने आपको सेकंड मदर यानी देखभाल के लिए अपने निकाह में लिया है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सामने उन्हें घूरा। आप खामोश रहें। प्रोसिक्यूटर ने उसे टोका। आप मुद्दे से हट के सवाल कर रहे हैं। डिफेंडेंट वकील ने इतराज़ किया। रुकें रुकें, वो हम इसी तरफ आ रहे हैं। जज साहब, यहाँ मैं ये पूछना चाहूँ कि अगर उन्होंने अश्वे से दूसरी शादी की है तो ये इनके पेपर्स के मुताबिक तमाम जायदाद उनकी शादी से पहले ही उनके नाम क्यों कर दी गई? जबकि असूलन तो ये होता है कि अगर शोहर ऐसा करना चाहता है तो वो शादी के बाद ये सब कर सकता है। उससे ये साबित होता है कि ये पेपर्स जाली हैं और जो ये वाले पेपर्स हैं मेरी मौकला के पास हैं, वही असली हैं और वही इस जायदाद की असली मालकिन है। वो बोल रहा था। ऑब्जेक्शन। ऑर्डर ऑर्डर। एतराज़ रिजेक्ट कर दिया गया। अगर ये असली मालकिन हैं तो फिर इनकी तल्लुकात हसाम साहब से पहले ही थे। अब वो तल्लुकात कैसे थे कि जायदाद उनके नाम कर दी गई? अश्वे का चेहरा हद तक से सुर्ख पड़ रहा था। बकवास बंद करो। हसाम अपनी जगह से उठा। जज साहब, मेरी दरख्वास्त है कि आप मिस्तानिया के हक़ में फ़ैसला करते हुए केस ख़त्म कर दें। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मुझे मेरे मौक्कल की सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मिलेगा। कहें, आपने क्या कहना है? डिफेंडेंट ने हसाम को बिठाया। सर, मैं दानिया साहिबा को बुलाना चाहूँगा। जी। मैदानिया को बुलाया गया। वो खौफज़दा थी। वो ऐसे ही उसके सामने कुरान रखा गया। आप असाम शेख को कब से जानती हैं? जी, मैं इनको काफ़ी अरसे से जानती हूँ। किस तलक से? अगला सवाल। मेरे बाबा उनके बाबा के गार्ड थे, उससे हमारी मुलाकात हुई थी। वो बेतहानी में बोल गई थी। सर, केस तो हल हो गया है। कैसे? प्रोसिक्यूटर हैरान होते खड़ा हुआ। ऐसे कि जब इसके वालिद साहब असफंद यार के गार्ड थे तो ये हवेली अगर इनकी होती तो वो यहाँ गार्ड के हिसाब से तो ना रह रहे होते ना। अगर बाप गार्ड है तो बेटी मालकिन कैसे होगी? ये कोई वाज़ह दलील नहीं है। कोर्ट का वक्त ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हेयरिंग 28 तारीख को होगी। अदालत बर्खास्त की जाती है। जज साहब उठ के चले गए। तुम्हें तो देख लूँगा मैं। हवलदार दानिया और असाम दोनों को लेकर गए। मामा, बाबा नहीं आए ना? अबान उसे शिद्दत से याद कर रहा था। नहीं, लेकिन जल्द ही आ जाएंगे। हमीद साहब ने उसे गोद में उठाया। नाना, मैं उन्हें मिस करता हूँ। आप उन्हें बताते वो रोने लगा था। वो आ जाएंगे। आयशा ने आगे होके उसे पकड़ा। यहाँ हम सब साथ हैं। सब। तो अब पापा को मिस मत करें। वो ठीक है, काम कर रहे हैं। फ्री होंगे तो वापस आ जाएंगे। कब फ्री होंगे? मामा, आप ले जाएं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ठीक है, हम लोग कल चलेंगे। अश्व भी उदास थी। मैं बाबा के बिना नहीं रह पा रहा हूँ नानो। वो आयशा से लेटा। सब्र करो मेरे प्यारे बेटे, उसे प्यार करते खुद भी पीछा। हम लोग अभी बाहर घूमने चलेंगे। अबान ठीक हो जाएगा। रीस भी वहीं था। नहीं मामू, क्यों? क्योंकि मैं उदास हूँ और बाबा के बिना अब मज़ा ही नहीं आता। बाबा के बिना मज़ा तो नहीं आता, लेकिन हमें उदासी भी तो नहीं होना। खुद ही हो जाता हूँ यार बाबा की जब याद आती है। वैसे मामा, पहले तो बाबा मुझे बुलाते थे, इस बार आपको क्यों बुलाया? मशरूफ नज़रों से देखा। इसलिए कि अब मेरी बारी थी। नेक्स्ट आपकी। ओके, कल हम साथ ही चलेंगे। उसे तसल्ली हुई। साथ ही चलेंगे?
पता नहीं इतने दिन बाद क्यों हेयरिंग की डेट दी है, क्या था जल्दी रख लेते, बेचारा बच्चा कितना परेशान है। आयशा ने शिकवा किया। कुछ नहीं होता, ये दिन भी गुजर जाएंगे। और फिर वो दिन गुजर ही गया। शाम को घर बाइज्जत बरी कर दिया गया था। दानिया के कागजात को जली करार देते तमाम चीज़ें ईश्वर ही को सौंपी गई। दानिया को उम्र कैद के 7 करोड़ का जुर्माना भी हुआ था, क्योंकि इसने कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि करोड़ों के हिसाब से जायदाद तो टोका डाला था। आसाम अभी जेब में था। अगर दानिया देत के लिए ना मानी तो इसे भी 25 साल की उम्र कैद हो सकती थी। अगर दानिया नहीं मानी तो देत के लिए तो मकतूल के अलावा और कोई वाली वारिस भी तो होंगे ना। वकील साहब इस वक्त रफाकत के कैबिन में बैठे थे। जहाँ तक मेरा ख्याल है उनकी बीवी वफात पा चुकी है। फिर भी मैं जाऊँगा उसके घर, जितना जल्दी हो सके। इस हेयरिंग से पहले हमें देत के लिए कुछ करना है, नहीं तो फिर 25 साल की सज़ा हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बस अभी निकलता हूँ। बल्कि एक काम करें, आप भी मेरे साथ चले, अगर कोई मिले तो हम उनसे पेपर वर्क करवा सकेंगे। ओके ठीक है। फिर वो दोनों कुछ देर में वहाँ से निकले थे। सेठ अली के इलाके तक पहुँचने के लिए उन्हें काफ़ी वक्त लग गया था। ये सेठ अली का घर कहाँ है? एक औरत जो बच्चा उठाए कहीं से आ रही थी से पूछा। जी, उनका घर तो नहीं हवेली है, वो सामने जो सुर्ख रंग की दीवारें नजर आ रही हैं वो। उसने इशारा करते हुए कहा। ओके शुक्रिया, अल्लाह करे कोई तो मिल जाए जो हमारी मदद करे। हवेली के सामने गाड़ी रोकते हुए उतरे। जी, मिस्टर अली से मुलाकात हो सकती है साहब? उनकी तो वफात हो चुकी है। ओह, अफसोस का नाटक किया। उनके घर में किसी से मुलाकात हो सकती है? जी साहब, उनकी बीवी है, आप उनसे मिल सकते हैं। ठीक है, वो अंदर की तरफ बढ़े। साहब आप यहाँ रुके, मैं पूछ के बताता हूँ। ठीक है, वो लोग रुके। बात सुनो। वकील ने गार्ड को रोका। जी, वो रुका। अंदर जाके कहना अली साहब के वकील आए हैं। जी सर ठीक है। वो चला गया। फिर कुछ देर बाद वापस आया और उन्हें अंदर ले गया। ड्राइंग रूम में बिठाते इंतज़ार का कह के वो खुद चला गया। शुक्र है बस वो लालची औरत हो और आसानी से मान जाए, होगी हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। एक 25-26 साल की नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। वालेकुम अस्सलाम। वो खड़े हुए, उन्हें इशारा करते वो खुद भी बैठ गई। दरअसल हम लोग एक मकसद के लिए आए हैं। जी के वो समझदार लग रही थी। अपनी अली से एक पुरवकार लड़की। आप जानती होंगी अली साहब का कत्ल हुआ है। रफाकत ने बात शुरू की। जी जानती हूँ, और मुझे किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं करनी और ना ही मुझे किसी पे शक है। शायद पहले भी उनके पास पुलिस आ चुकी थी। इसे एक ताहट से जवाब दिया था। नहीं, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। एक्चुअली हम आपसे कुछ और बात करने लगे। बस प्लीज़ तहम्मुल से हमारी बात सुन लीजिएगा। उसके चेहरे से किसी किस्म की हैरानगी ज़ाहिर नहीं होती थी। हम लोग कातिल की तरफ से हैं और हम चाहते हैं आप कत्ल को देख लेके माफ़ कर दें। और वो उसके होंठ सिकुड़े। ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। सच कह रही हैं? उन्हें यकीन नहीं आया। जी सच कह रही हूँ, आपका और मेरा मजाक का रिश्ता तो है नहीं। ओके प्लीज़ आप यहाँ साइन कर दें और आपको चेक लिख के देखता हूँ। साइन करवा के डेट की रकम चेक पर लिख के दी, जो पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक आज के दौर में 52,43,184 रुपये थी। मुकम्मल तस्दीक के बाद उन्हें कल कोर्ट आने की दरख्वास्त भी की थी, साथ अपना निकाहनामा भी लेने आने का कहा। वो लोग वहाँ से आधे घंटे में वापस आ गए उनका काम हो गया था। अब दानिया की क्या मजाल कि वो हसाम की आज़ादी में रुकावट बनती। मामा आज पापा को आज़ाद कर देंगे ना? उसे रीस ने सब बता दिया था। इंशाल्लाह। अश्वे तैयार हो रही थी। आज आखिरी हियरिंग थी। जब बाबा आ जाएंगे हम फिर अपने घर चलेंगे। वो इसके जूते निकाल के सामने रखते हुए बोला। ज़रूर, बस बाबा के लिए दुआ करना। जूते पहनते अपना बैग उठाया। सब उसे बुलाने के लिए दरवाजे पे आए तो वो बान के बाल सीधे करते उनके पीछे बाहर निकल आई। एक माह से वो इसी रूम में रह रही थी। उन्हें घर वापस कर दिया गया था, लेकिन आयशा नहीं जाना चाह रही थी। इस केस की हालत में वो अकेली रहती। टैक्सी में बैठते उसने मोबाइल निकालने के लिए बैग में हाथ डाला। हाथ से वो बॉक्स उठाया जो उसे सामने दिया था। उसे बहुत कुछ याद आ गया। उसमें नोज़ पिन थी। वो पहले देख चुकी थी, लेकिन उसने कभी नोज़ पिन यूज़ ही नहीं की थी। नाक ही नहीं सिला था तो वो कैसे पहनती। मामा अगर टाइम है तो हम कुछ देर ज्वेलरी की शॉप पे रुकते हैं। क्यों, इस वक्त ऐसे हालात हैं तुम्हें ज्वेलरी चाहिए? उन्होंने डांटा। नहीं, बस काम है छोटा सा। प्लीज़ बाबा प्लीज़, आप रुकवाइएगा। आयशा की गोरी को इग्नोर करते हुए बाबा से कहा। ओके देखता हूँ। उन्होंने हामी भर ली थी। फिर कुछ देर बाद वो ज्वेलर से नाक बनवा रही थी और आयशा उसे सदमे से देख रही थी। उसने नोज़ पिन अपनी दी थी। दर्द तो बहुत हुआ था, लेकिन वो आसाम की खुशी के लिए बर्दाश्त कर सकती थी। तुम पागल हो? आयशा मुश्किल बोल पाई। हाँ जी, अब आपने शादी करवाई है तो मुझे शोहर की पसंद का ख्याल भी तो रखना है ना। आँख से निकलता पानी साफ करते वो दर्द बर्दाश्त करते सुर्ख हो रही थी। आहा, अल्लाह नसीब अच्छे करे। उन्हें अच्छा लगा था, लेकिन वक्त ठीक नहीं था। पर अश्वे जानती थी इससे बेहतरीन कोई वक्त नहीं हो सकता था। शाम से दूर रहने के बाद उसे समझ आया था कि उसके बिना वो रह ही नहीं सकती। पहले भी जब 2 हफ्तों के लिए गया था तब भी उसकी ऐसी ही हालत थी, लेकिन वो समझ नहीं पाई थी। लेकिन अब वो फैसला कर चुकी थी कि हसाम को कभी खुद से दूर नहीं करेगी। आधे घंटे में वो लोग कोर्ट पहुंच चुके थे। वकील और रफाकत पहले से ही रूम के बाहर बैठे कुछ डिस्कस कर रहे थे। उनसे मिलते वो लोग भी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने जाना था। सेठ अली की बीवी अभी तक नहीं पहुंची थी। उन्होंने स्टेटमेंट लिखवा तो ली थी, लेकिन कोर्ट के सामने डेट कबूल करना जरूरी था। सिचुएशन फिर से संगीन हो रही थी। वक्त गुजर रहा था। 10 मिनट लंबे हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। टिक टिक की आवाज़ उनके करीब
قریب رکی۔ مسکراتی ہوئی وہ لڑکی وعلیکم السلام مسز سیٹھ، بہت شکریہ آپ کے تعاون کا۔ رفاقت نے اسے دیکھتے جگہ دی۔ ہاں اٹس اوکے، اس میں میرا افادہ ہے، تو میں کیوں نہ آتی۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی، اس کی مسکراہٹ سے گال پہ ننھا سا گڑھا نمایاں ہوا۔ وہ اس کی چھوڑی ہوئی جگہ پہ بیٹھی اور مجھے مسز سیٹھ مت کہا کریں، میرا نام نوشین ہے، آپ مجھے میرے نام سے ہی پکاریں۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر میں لوگوں کو بلایا گیا تھا، ہیئرنگ شروع کی گئی۔ اشوے اور ابان سب سے پہلی لائن میں بیٹھے تھے، دوسری میں حمید صاحب اور عائشہ تھے، اور لوگ بھی تھے۔ ملزم کو بلایا گیا تھا، پولیس کسٹڈی میں عصام کو وٹنس باکس میں لایا گیا۔ بڑی ہوئی داڑھی، بڑے ہوئے بال، ایک مہینے میں اس کا حلیہ تبدیل ہو گیا تھا۔ اشوے نے اسے ایک نظر دیکھا، ناک میں ابھی ہلکا سا درد ہو رہا تھا۔ جی عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ جج نے اجازت دی۔ امید ہے کہ آج آخری بار آپ کو ہمارے لیے زحمت ہوگی جج صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیٹھ علی کی بیوہ نوشین صاحبہ نے دیت لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ فائل جج کے سامنے ٹیبل پہ رکھتے وکیل نے کہا، آبجیکشن مائی لارڈ۔ پروسیکیوٹر فوراً کھڑا ہوا۔ اگر پروسیکیوٹر کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ جی میں نوشین سے وہ جانتا تھا، آرام سے تو نہیں بیٹھے گا۔ جی میں ان کی بیوہ کو بلانا چاہوں گا، ان کے وٹنس باکس میں بلایا جائے۔ جج نے اجازت دی۔ نوشین پر اعتماد چال سے چلتے اندر آئی، اس کے سامنے قرآن رکھتے اسے حلف دے گیا۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ میں نوشین، پروسیکیوٹر نے سوال کیا۔ جی 27 سال، اور آپ کے مرحوم شوہر کی؟ وہ 60-70 کے قریب ہوں گے۔ تو آپ کو کیا ایسی ضرورت تھی ان سے شادی کرنے کی، یا آپ جھوٹ بول رہی ہیں؟ مجھے ضرورت نہیں تھی، انہیں ضرورت تھی۔ بے باک انداز، کیسی ضرورت؟ جسمانی ضرورت، جو ہر مرد کو کسی بھی عورت سے ہوتی ہے۔ اب میں واضح کر کے تو نہیں بتا سکتی نا۔ اہم گلا کھنگارتے وکیل شاید شرمندہ ہوا۔ آپ انہیں منع کر سکتی تھی۔ کیا آپ ان کے بینک بیلنس سے امپریس ہوئی تھی؟ نہیں، مجھے انہوں نے خریدا تھا 5 لاکھ پہ۔ سب کی نظریں نوشین پہ تھے۔ میں سمجھا نہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں ایک طوائف خانے کی ایک بے بس طوائف تھی جسے وہاں کی رانی نے بیچ دیا تھا سیٹھ کے ہاتھوں۔ سیٹھ نے پہلے تو کچھ راتیں میرے ساتھ سہانی کی، پھر اسے لگا کہ میں اس کی بیوی بننے کے قابل ہوں تو اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ نکاح نامہ ساتھ لائی ہوں۔ میں اپنے پرس سے نکاح نامہ نکال کے دکھایا۔ وکیل نے دیکھتے جج صاحب کو پکڑایا۔ انہوں نے دیکھ کے واپس شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ میں نے دیت لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور ابھی یہاں جج صاحب کے سامنے دوبارہ اقرار کر رہی ہوں کہ مجھے دیت دل سے قبول ہے، نہ کسی کی زور زبردستی ہے۔ اوکے، مجھے کچھ سیکنڈ میں فیصلہ سناتا ہوں۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ پھر دیت کی رقم جو رفاقت ساتھ لایا تھا جج کی میز پہ رکھی۔ ساتھ بیٹھے ہیلپر نے بیگ اٹھا کے سارے پیسے مشین میں ڈالے تو فوراً ہی رقم لکھی آ گئی۔ ٹھیک ہے، عدالت عصام شیخ کو باعزت بری کرتی ہے اور حکم دیتی ہے کہ ان پہ کسی قسم کا الزام اگر لگایا گیا ہے تو اسے ختم کر دیا جائے۔ جج صاحب نے فیصلہ سناتے کیس بند کر دیا تھا اور ہر ایک چہرے پہ مسکراہٹ چھائی۔ بابا ابان اٹھ کے عصام کے پاس آیا تھا، اس سے لپٹتے وہ بہت خوش لگ رہا تھا، لیکن ابھی بھی عصام کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ چلیے سر، کچھ پیپر ورک کرنا ہے، پھر آپ گھر جا سکتے ہیں۔ انسپکٹر نے اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ باقی سب لوگ گاڑیوں کی طرف چلے گئے تھے۔ اشوے عصام کے ساتھ تھانے آئی تھی۔ وہ دونوں الگ گاڑی میں تھے۔ انسپکٹر کے ساتھ ان کا وکیل بھی تھا۔ ابان، عائشہ اور حمید رفاقت کے ساتھ جا رہے تھے۔ وہ انہیں گھر ڈراپ کرنے والا تھا۔ تھانے میں آتے ہی اس نے کچھ پیپر سائن کیے۔ مجھے اپنا سامان لینا ہے، ایک دفعہ لاک اپ میں جا سکتا ہوں؟ جی سر، لے لیجیے۔ انسپکٹر نے اجازت دی۔ عصام اٹھ کے چلا گیا۔ انسپکٹر اپنے کام میں مصروف ہوا تو اشوے بھی اٹھ کے اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ لاک اپ کے اندر دیوار کے پاس سے کچھ اٹھا رہا تھا۔ آہٹ پہ پیچھے مڑ کے دیکھا، سیدھے ہوتے میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ بے بسی سے اس کے ہونٹوں پہ جھکتے ہوئے شاید ایک مہینے کی پیاس بجھانا چاہتا تھا، شاید اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے شدت سے اسے اپنے ہونٹوں اس کے لبوں میں پیوست کر چکا تھا۔ اس کی شرٹ کو سختی سے بھینچتے وہ بدحواس ہوئی۔ ناک کا درد غائب ہو چکا تھا۔ حسام بول چکا تھا، اس وقت وہ خیالات میں ہے۔ ہونٹوں کو قید کیے وہ اپنی ساری تھکن اس میں انڈیل رہا تھا۔ بس ہونٹوں کو صاف کرتے وہ پیچھے ہوئی، لیکن وہ اسے اپنی قید میں لیے بالوں کی خوشبو میں مدہوش ہوا تھا۔ اشوے اپنی گردن پہ اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ حسام گر چنے وہ پگھل رہی تھی۔ برداشت نہیں ہو رہا تو نوز پن کیوں؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے سرخ ناک کو دیکھا، پھر جھک کے اس پہ لب رکھے۔ میں وہ کچھ بھی نہیں۔ وہ پھر سے اس کے ہونٹوں پہ جھکا۔ ہاں، ہم پہلے گھر چلیں؟ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتے اسے روکا۔ ہاں، اس کی کلائی پکڑتے ہتھیلی چومی جو اس کے ہونٹوں سے لگی تھی۔ پہلے گھر جانا چاہیے۔ پیچھے مڑتے اس نے زمین سے کچھ اشوے کی آنکھیں کھلی تھی۔ عصام، یہ گن، چپ رہیں۔ اس کی کلائی پکڑتے وہ لاک اپ سے باہر نکلا۔ وہ لاک اپ چھوڑ کے اگلے لاک اپ پہ دانیہ سا گھٹنوں پہ دیے بیٹھی تھی۔ اسے وہ وہاں سے آزاد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک تھا اس کا مسیحا۔ عصام شیخ پستول سے نشانہ باندھتے اس کی کربٹی پر سیٹ کیا، پھر ٹریگر دبا دیا۔ گولی چلنے کی آواز نہیں آئی۔ دانیہ کے جسم نے کچکولا لیا تھا، پھر بیٹھے بیٹھے ہی وہ زمین پر گر گئی۔ وہ آزاد ہو گئی تھی۔ اشوے نے بمشکل اپنا ہاتھ منہ پر رکھا اور چیخ روکی تھی۔ عصام نے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کا ہاتھ اٹھایا۔ غلط نہیں کیا میں نے؟ اس کا چہرہ اوپر کرتے آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی کلائی تھامتے وہ واپسی کے لیے مڑا۔ اشوے گھسیٹتے چہرے کے ساتھ اس کے پیچھے تھی۔ باہر نکلتے انسپکٹر کو گردن ہلا کے اللہ حافظ کہا تھا اس نے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی رفاقت نے بھجوا دی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ساتھ تھے، اپنے گھر۔ اور ابان وہاں اس کا خیال نہیں رکھیں گے، الٹا سوال رکھیں گے۔ کیوں رکھیں گے؟ کیوں نہیں رکھیں گے؟ وہ ہڑبڑائی۔ تو اسے کچھ دن وہیں رہنے دیں۔ کیوں؟ وہ آپ کو مس کر رہا تھا، اور آپ اسے وہیں چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں بھی آپ کو مس کر رہا تھا، اور اب میں کوئی ڈسٹربنس نہیں برداشت کروں گا۔ آپ کا اپنا بیٹا ہے،
है। अश्विन ने घूरा तो उसे हमारे बीच आने दो। नहीं, मेरा मतलब है वो वहाँ कैसे रहेगा, मैं भी नहीं हूँ, और फिर वो आपके लिए कितना उदास था। ओके, उसने गाड़ी का रुख मोड़ा। सारा मूड ही खराब हो गया था। आपको वहीं छोड़ के उससे ले आऊँगा। गाड़ी की स्पीड तेज़ करते जारहाना अंदाज में। आप इतनी जल्दी खामोश रहें, उसे ब्रेक लगाया। गाड़ी की स्पीड तेज़ हो रही थी। प्लीज़ गाड़ी स्लो करें। हवा की तरह वो गाड़ियाँ क्रॉस कर रहा था। सामने अनसुनी करते ड्राइव करते रहा। 5 मिनट में ईश्वर के घर के सामने गाड़ी रोकी। उतरे, उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। ईश्वर बस उसे देख के रह गई। उतरे, नहीं मैं साथ जाऊँगी। वो वहीं बैठी रही है। सामने आगे होते उसे बाहर निकाला। झटका लगने से उसके पेट में ठेस सी उठी थी। असाम आराम से बैलेंस सीधा करते हुए मुश्किल से खड़ी हुई थी। बैठे, असाम ने कंधे से पकड़ते उसे सहारा दिया। बैठे, मैं बान को लेके आता हूँ। उसे वापस बिठा दिया। हाँ, बस मुझे तकलीफ देने में मज़ा आता है। हाँ, जैसे आपको मेरा दिल तोड़ने में। अगर दिल तोड़ना होता तो ये नोज़ पिन इस वक्त यहाँ ना होती। उंगली से नाक की तरफ इशारा किया। तो मैं मुझसे फरार क्यों होना चाह रही है? फरार नहीं होना चाहती, बस बान को साथ लेके चलते हैं। उसे उसकी भी फिक्र थी। वो जानती थी कि बान ने उसे कितना मिस किया था। काश आप स्टेप मदर की तरह ही उसके साथ बिहेव करें। गाड़ी का दरवाज़ा खुला होता। अब लेके आए। अश्विन ने उसे याद दिलाया। ओके, मैं अभी आती हूँ, मैंने भी सामान लेना है। ओके, वो उसका इशारा समझकर मुस्कुराया। फिर बान को लेके वो लोग घर आ गए थे। मामा ने कहा था खाना खा के जाओ, लेकिन अज़ाम को पहले वह अपना हुलिया दुरुस्त करना था। खाना आयशा ने पैक कर दिया था। हम लोग होटल से ले लेंगे, होटलों से भी खाते रहना। ये ले जाओ, अभी जाके फ़ौरन से तो नहीं बनेगा ना। इसरार करके दे ही दिया। घर आके अज़ाम पहले फ्रेश हुआ। फिर किचन में आई। खाना वगैरह गर्म करने में सैलून जा रहा हूँ, वापसी पर रोटियाँ लेते आऊँगा। आप सालन बना लें बस। वो किचन की सफाई कर रही थी जब अज़ाम फ्रेश फ्रेश सा वहाँ आया। घर में कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। शेल्फ से चेंज उठा के केबिन में रखी। वैसे भी लाने की क्या ज़रूरत है, मामा ने दिया तो है। आके आप और अबान खा लेना, मुझे देर हो जाए शायद। कितने बजे आ जाएंगे? जल्दी आ जाऊँगा, कोशिश करूँगा। आप बस अबान को सुला देना। कहते वो बाहर चला। अबान को क्यों सुला दूँ? वो सोच रही थी। फिर माथे पर हाथ मारते, नहीं अब तो नहीं सुलाना। सर हिलाते वो वापस काम में मसरूफ़ हो गई। भाई की शादी पर नहीं आओगे? इज़्ज़त अपने कमरे में लेटी छत को घूर रही थी। फिर कुछ देखते रीस को मैसेज किया। 10 मिनट फिर हैं। फिर आधा घंटा गुजर गया। रीस का जवाब नहीं आया। आजकल ऐसा ही हो रहा था। उनकी फेस टू फेस बात होते 2 माह होने के करीब थे। पलवशा ने आयशा से बात की थी, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि वो रीस की मंगनी कर चुके हैं। इन्हें कन्विंस करना अब पलवशा के बस की बात नहीं थी। सैम वही सब जैसे अश्वी के लिए पलवशा करती थी, अब आयशा कर रही थी। इज़्ज़त भी कुछ संभल गई थी। रीस से बात होती, लेकिन बहुत कम। जब भी होती वो ऐसे ही रिप्लाई करता था। शायद वो इससे थक चुका था। 3 घंटे बाद उसका जवाब आया था। शायद एक लफ्ज़, बस ठीक है। इज़्ज़त फ़ौरन अप्लाई कर देती थी। यशवी चली गई, उसका कोई मैसेज नहीं आया तो इज़्ज़त ने दोबारा किया। जी, फिर एक लफ्ज़ी जवाब आया। हस्साम भाई रिहा हो गए? दोबारा मैसेज किया। हाँ जी, आज ही हुए हैं, वो मूवी देख रहा था। अच्छा, इज़्ज़त ने रिप्लाई किया। इस तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। इज़्ज़त ने मोबाइल रख दिया। वो खुद पर इतना कंट्रोल करती थी, फिर भी दिन में 1-2 बार वो रीस को मैसेज कर ही लेती थी। महावीर की शादी में भी 22 दिन रहते थे। उसकी तैयारी में मशगूल पलवशा इज़्ज़त को देख ही नहीं रही थी। उन्हें लगता था अगर वो इसे देखेंगी तो शायद अपनी बेटी को खुशियों को भूल जाएंगी, उनसे दिल उचाट जाएगा। पहले वो उसके साथ इतना कुछ कर चुकी थी, अब और नहीं। इज़्ज़त के लिए भी बहुत वक्त था। उन्हें यकीन था उनकी बेटी भी अपने से खुशियाँ ज़रूर हासिल करेगी। रात को जब वो वापस आया तो बानशवे से लिपटा सो रहा था। वाह, आज की रात तो मेरी बारी है। और ये नरम आगे होके उसे ईश्वर से लग किया। बाबा आप आ गए? उसने पट से आंखें खोली। नहीं, आप ख्वाब देख रहे हैं, वापस सो जाएं, अभी यहीं सो जाएं। दोबारा ईश्वर की तरफ खिसक के उसके लिए जगह बनाई। नहीं बेटा, आप अपने कमरे में सोएंगे। बाबा क्या यार, मुझे मामा के साथ सोने की आदत हो गई है, आप चले जाएं। वो उठ के बैठा। मुझे भी आदत है और मेरी ज़्यादा अरसे की आदत है। वो भी बच्चा बना। एक काम करते हैं, कुछ सोचते उसने शाम को देखा। वो उसे बड़े ज़ब्त से देख रहा था। मामा को दरमियान में करें, एक तरफ आप सो जाए, एक तरफ मैं। जी नहीं, चुपचाप अपने रूम में जाए। बाबा क्या है, आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा मैं। बेटा तुम ना भी करो तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर सकता मैं। वो स्क्रीन में बात कर रहे थे। आपको ऐसा क्या करना है जो मेरे सामने नहीं कर सकते? बता भी नहीं सकता। वो उलझा तो मैं सो जाऊँगा ना, आप कर लेना। उठो यहाँ से। सामने ज़बरदस्ती उसे उठाने की कोशिश की। मामा मामा, अबान की आवाज़ ऊंची हुई और अशवे की आंख खुल गई। क्या हो रहा है? उसे कुछ समझ नहीं आया। साम अबान को घूर रहा था और अबान वो हंसा हुआ उसे देख रहा था। ये आपने इसे अपने साथ सुलाने की आदत क्यों डाली है? जा ही नहीं रहा आप यहाँ से? मामा के घर में ज़्यादा रूम नहीं थे, साथ ही तो रीस के साथ सुलाना था इसे। क्या हो गया है साम? उसके माथे के बाल अशवे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। उसे अपनी ज़ुबान में समझा दे, वरना मेरी बातें आपको ही बुरी लगेंगी। घोष पे भी गुस्सा होने लगा। अच्छा अच्छा, जाता हूँ। वो बस आप डांटने ही लग जाते हैं।
अबान बेड से उतरते जूते पहनने लगा। मामा, बाबा ने आपको सोने नहीं देना, मैं बता रहा हूँ। जाते जाते अश्वी को देखा, इसीलिए आपको भगा रहे हैं कि आप जा सके। हसाम ने उसे चेताया। हसाम, अश्वी ने दांत खिचकाए, तो मैं भी जाग लूंगा। अबान रुका, तुम जाओ, मेरे बाप तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। हसाम ने उसे बाहर धकेला। लॉक मत कीजिएगा, मुझे वापस भी आना पड़ सकता है। मैं दोनों लॉक लगाऊंगा, कोई मसला हुआ तो खुद सॉल्व कर लेना। इसे कमरे का रास्ता दिखाते दरवाज़ा बंद किया। वीडियो बना लीजिएगा मामा, मैं देखूंगा बाबा क्या करते हैं। बाहर निकलते निकलते कह गया, आप इसे क्यों ख़राब कर रहे हैं। अश्विन ने उसे रोका, ऐसे करेगा तो किसी दिन इसे मैं कहीं छोड़ आऊँगा। बेड पे बैठते जूते उतारे। आपकी अपनी ही औलाद है ना। मशकूक नज़रों से देखते अश्विन पीछे से रुकी थी, क्योंकि हसाम का हाथ उसकी शर्ट को पकड़ चुका था। यही तो मसला है सारा, मेरी ही औलाद है। दूर होते हुए अश्विन अपने करीब किया। ये आपके आने से पहले बड़ा शरीफ था। आपने पता नहीं क्या खिलाया है इससे, इसके बालों को समेटते जूड़ा बनाया। यहाँ कुछ लगा लेती, नाक अभी भी हल्की हल्की सूख थी। उसने लगाया था, अब दर्द नहीं हो रहा। उसके सीने पे हाथ रखते उसकी गर्दन को देख रही थी। शाहरुख के ऊपर छोटा सा गोला बना हुआ था जो उभरा हुआ था। सामने उसका चेहरा ऊपर करते उसके होंठों पे होंठ रखते शरारत की, ये ज़्यादा मीठे हो गए हैं, दोबारा ऐसे ही किया। आपको वहम है। वो मुस्कुराई। अच्छा, उसकी गर्दन पे होंठ रखे, ये नमकीन है, हर हर हिस्से का अपना जायका। बाबा, जुबान की नोक उसकी कान की लो से टकराई थी कि अबान की आवाज़ आई, नींद की गोलियां नहीं है हमारे पास। गहरी सांस लेते हुए पीछे हुआ। हा। बाबा, अश्विन खिलखिला के, नहीं ना करें यार। दरवाज़ा खोलते उसे रोका। बाबा, वो आपका सिगरेट कैमरा लेना था। शरीफों की तरह नजरें झुकाए अबान अंदर आया। फिर ड्रेसिंग टेबल पे बड़ा कैमरा उठाया। साउंड ना समझी से और अश्वी हैरत से उसे देख रही थी। ये क्यों। वो बाबा, रीज़न मुझे बताया था, लैपटॉप पर कनेक्ट करना। नींद नहीं आ रही थी तो मैं आप लोगों को देख रहा था, बस इसे कहते बाहर निकल गया, जबकि हसाम मुँह खोले बंद दरवाज़ा देख रहा था। बेचारा हसाम, रुके मैं आता हूँ। हसाम बान के पीछे बाहर निकला। रुको ज़रा। वो सामने ही जा रहा था। जी बाबा। मासूमियत से उसने पीछे मुड़ के देखा। जो भी कह रहे के आए हो वाकई सच था। उसे लगा शायद मजाक हो। जी, आपका और मेरा मजाक इस वक्त नहीं है। मैंने देखा जब आपने मामा को यहाँ प्यार किया। अपने होठों पे उंगली रखते उसे शार्प किया। ओके, तहम्मुल से उसे देखा, ही कोई बड़ी बात नहीं है। इन्हें बस नाक में दर्द हो रहा था तो मैंने उनकी नेक पे दर्द तो नहीं था। मासूमियत से आंखें पटपटाई। ये मुझे दो। उसके हाथ से कैमरा लिया। ये मैं तोड़ रहा हूँ। ज़मीन पे मारा। बड़ी मुश्किल से वो सिर्फ बर्दाश्त कर रहा था। ये निकाल लिया है मैंने। कैमरा तो उसकी हथेली में था। हथेली सामने की। बड़े कमीनी हो। मुंह में बड़बड़ा के रह गया, ये ले ले आप, अब मैंने क्या करना है। वैसे भी इसे देते हुए अपने कमरे की तरफ चल दिया। हसाम उसके पीछे गया। ये लैपटॉप को हरगिज़ नहीं मिलेगा, मत दे बाबा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। उदासी का ड्रामा करते हुए अपने सिंगल बेड पे लेट गया। हसाम ने ज़रा भी रहम नहीं किया और लैपटॉप उठा के अपने कमरे में ले आया। हद है यार, सारा मूड ख़राब कर दिया इस लड़के ने। ऑन था कैमरा क्या। अश्विन ने पूछा। जी, और उसने सब देखा भी हो तो शुक्र है जल्दी फ़ोन किया यहाँ कैमरा लेने, वरना पता नहीं, मुझे तो पता भी ना चलता। और ओ झिझिरी दी, आहा कैसा लग रहा है। फिर उसे चिढ़ा, आप तो कुछ कहीं मत, आप ही की वजह से इसे लेके आए हुए इस जुबान को, वरना वहीं सहता रहता तो अच्छा था। ऐसे ही सहता रहता, इसकी माँ भी जिंदा है। बस बस माँ, इसे घूरते हुए ले चुका था। अब लाइट बंद कर दे, कहीं कुछ और ना लगाया हो। गुस्सा आ गई, उसने बस शरारत की थी। ऐसी शरारतें कौन करता है, बेशर्मी वाली। अपने माँ बाप को ही नहीं बख्शा। सामने अपनी तरफ लपेटते उसे घसीटा। उसकी कमर के बाजू हाय कहते लाइट ऑफ कर दी थी। अस्साम शेख का, इससे पहले कि वो बेटा कहती, उसकी आंखों पे ओंठों पे कफल लग चुके थे। कभी दिन तेजी से गुजर रहे थे तो कभी लम्हा मुश्किल से सिरक रहा था। अबान को स्कूल दाखिल करवा के अस्साम कुछ हद तक पुरस्कून हो गया था। पापा, आप ऑफिस नहीं जा रहे क्या आजकल। वो भी स्कूल से वापस आया तो हसाम रोज़ की तरह टीवी लाउंज में बैठा काम कर रहा था। नहीं, एक नज़र उसे देखा जो बैग उतार रहा था। अश्विन पानी निकाल रही थी। क्यों। इससे सलाम करते पास बैठे। तुम्हारी मम्मा के लिए होती हैं तो इसलिए आपने मुझे स्कूल इसीलिए भेजा है ना, ताकि आप स्कूल से मामा को प्यार करें। यार। हसाम बस गर्दन हिला के रह गया। अब क्या कहता इससे। मम्मा, आज खाने में क्या बनाया है। वो किचन की तरफ आया, फिर अश्विन को हक किया। कुछ खास नहीं, गोभी का सालन और रोटियाँ। अच्छा ठीक है। उसका हाथ पकड़ते बाहर ले आया। मुझे भी रोटी बनानी है। आपको याद है नानू ने कहा था गर्मी में काम नहीं करना। उसे यकीन दिलाया। हाँ याद है। सोफे पर बैठते हसाब को देखा जब पुरसुख नज़रों से बान को देख रहा था। मामा, आप बाबा से कहें वो मेड रख दे। अश्विन के साथ बैठते उसकी गोद में सर रखा। हाँ, पहले तुम कम हो जो मेड भी बनाने लगे आसपास। उसे देखते सोचा, ज़्यादा चिपको मत, दूर हो मामा से। हसाम ने रोका। आपकी तरह नहीं चिपक रहा। उसके पेट की तरफ मुंह करते आंखें बंद की, क्योंकि हसाम के माथे पर आते पर वो नहीं देखना चाहता था। मम्मा, आप बाद में पैदा
شرمندہ ہو جاتی۔ کافی دیر بعد ابان کی آواز آئی تھی، ہیں وہ کیوں؟ اشوی نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے شادی کرنی تھی۔ کیا؟ وہ اچھلی۔ کیا ہو گیا ہے؟ بس کہہ رہا ہوں بابا جیسے انسان کو آپ ڈیزرو نہیں کرتی۔ احسان اس کی باتیں خاموشی سے سن اور برداشت کر رہا تھا۔ آج کل کچھ زیادہ ہی ماما ماما کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہے انہیں؟ اتنے اچھے ہیں، کیئرنگ ہیں، ان کی حرکتیں دیکھی ہیں آپ نے ماما؟ آپ نے اٹھ کے بیٹھا۔ کیسی ہے میری حرکتیں؟ حسام نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ بہت چیپ ہیں، آرام سے کہا گیا۔ فار ایگزامپل؟ کڑوا گھونٹ پیتے احسان نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ ماما کو کان کھاتے ہیں، ان کے کان کھاتے ہیں، وہ تو تم بھی میرے کھا رہے ہو۔ ابھی ایسے نہیں، ایسے۔ اس نے شیخ کان کی لو سے ہونٹ ٹچ کیا۔ احسان کا دل کر رہا تھا وہ کہیں ڈوب مرے۔ ابان نوچتے ہوئے کھڑا ہوا، پھر ابان کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یہ جو تمہاری ماما ہے نا، یہ میری بیوی ہے، میں ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور آئندہ اگر آپ نے ایسی باتیں دوبارہ کی تو میں آپ کو بورڈنگ چھوڑاؤں گا۔ دھمکی دی۔ آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں بابا، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا آپ جب ماما کو ایسے تنگ کرتے ہیں۔ ماما اتنی تنگ نہیں ہوتی جتنا آپ ہو رہے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو آپ دونوں سے دور رکھوں گی، آپ دونوں ایک جیسے ہو، بالکل بھی شرم نہیں آتی۔ اشوی بمشکل بول پائی تھی۔ وہ دونوں ایسے لڑ رہے تھے جیسے کسی لڑکی کے دو عاشق لڑتے ہیں۔ نہیں آتی شرم، دونوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔ سچ میں آپ لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اٹھ کے چلی گئی۔ پیچھے اسام ابان کی کلاس لیتا رہا اور ابان شرافت سے کھڑا رہا۔ آخر میں سوری بول کے اس نے بات ختم کی، لیکن جو چیز اس کے دماغ میں ایک بار آ گئی وہ جانے مشکل